प्रमुख धर्मस्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। काशी एक नई काशी के रूप में दुनिया को आकर्षित कर रही है। गत वर्ष वाराणसी में 10 करोड़ श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए आते हैं। एक नया रिकॉर्ड बनाता है। दुनिया के अंदर, देश के अंदर सर्वाधिक श्रद्धालुओं की संख्या वाला कोई एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वह काशी बना है। ब्रज क्षेत्र लगभग 6 से 7 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु वहां पर उन पवित्र तीर्थ स्थलों का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। टूरिज्म के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश के इन स्थलों ने अपनी पहचान बनाई है। दुनिया के अंदर एक नई आभा के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन के अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य हुआ है वह सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। विरासत के सम्मान के साथ जोड़ते हुए 2019 के प्रयागराज कुंभ से प्रारंभ हुई वह यात्रा आज काशी विश्वनाथ धाम हो, ब्रज क्षेत्र हो, अयोध्या धाम हो, विंध्यवासिनी धाम हो या फिर हेरिटेज और इको टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने का हो, हर एक क्षेत्र में एक नई प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ अनेक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट के रूप में जाना जा रहा है। 5 एक्सप्रेसवे के साथ वर्तमान में 13 एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको एक नई गति दे रहा है। उत्तर प्रदेश इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने में सफल हुआ है। एयर कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहा है। एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश राज्य ने अपनी बड़ी महती भूमिका का निर्वहन किया है। आज परिणाम हमारे सामने 2017 तक जिस प्रदेश में 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, आज उसी प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और इस वर्ष के अंत तक 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का देश के अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश होगा। अयोध्या धाम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गौतम बुद्ध नगर के जेवर में भी एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का निर्माण वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। 12 नए डोमेस्टिक एयरपोर्ट के साथ भी उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि लैंडलॉक्ड स्टेट है, जलमार्ग यहां पे कोई कार्य नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत सरकार के साथ मिलकर के लैंड वाटरवे, देश का नंबर 1 वाटरवे वाराणसी हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है और उत्तर प्रदेश सरकार ने वाटरवे की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के अंदर इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। हम हर उस नदी के अंदर जहां पर चाहे उसे नदियों को चैनलाइज करना हो या ड्रेजिंग के माध्यम से जल मार्गों की सुविधा को विकसित करना हो, हम इस पर पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हुए भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश अपनी कृषि बाहुल्यता के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक रोजगार देने वाला सेक्टर था, नंबर 1 पर कृषि था, लेकिन उपेक्षा के कारण धीरे धीरे करके अपनी पटरी से उतर चुका था। लोग पलायन कर रहे थे। पिछले 9 वर्ष के अंदर सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था रही हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इन सभी योजनाओं को लागू करने का कार्य रहा हो, या 2017 के बाद सरकार गठन होने के बाद प्रदेश सरकार के द्वारा अन्नदाता किसानों के लिए प्रोक्योरमेंट की नीति को लागू करने, एमएसपी का लागत का 1.5 गुना दाम अपने अन्नदाता किसानों को देने का कार्य रहा हो, या फिर फसलों के विविधीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 2,61,00,000 अन्नदाता किसान इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और गत 3 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के 2,61,00,000 किसानों के खाते में 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उपलब्ध करवाया गया। उत्तर प्रदेश अपने अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए, उनकी खुशहाली के लिए कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से अब तक 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। लगातार सरकार इस पर कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है और जो सेक्टर माना जा रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, आज इससे उभर करके कैसे समृद्धिशाली किसान बन सकता है, इस परिकल्पना को भी साकार किया गया है। इसका साक्षात रूप आज देखने को मिल सकता है। जब किसान हंसता है, उसके चेहरे की खुशहाली देखते हुए बनती है। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक कार्यक्रम चले हैं। इन कार्यक्रमों ने खेती से प्लान कर रहे किसानों को फिर से खेती बाड़ी के साथ जोड़ने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आज प्रदेश इस दिशा में कार्य कर रहा है और राज्य सरकार ने तय किया है कि जो लगभग 14 लाख निजी ट्यूबवेल है, गत वर्ष हमारी सरकार ने अन्नदाता किसानों की सुविधा के लिए इन 14 लाख निजी नलकूप संचालित करने वाले किसानों को विद्युत बिल में 50% की छूट उपलब्ध करवाई थी। फीडर सेपरेशन की कार्रवाई चल रही है। सरकार बहुत शीघ्र अपने अन्नदाता किसान को फ्री में विद्युत की आपूर्ति निजी ट्यूबवेल को उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने जा रही है। देश स्तर पर आगे बढ़ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आपको लागू करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। चाहे वह बेसिक एजुकेशन में हर विद्यार्थी को 1,91,00,000 बच्चों को तो बेसिक शिक्षा परिषद से संबद्ध या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें यूनिफॉर्म, 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ विगत 6 वर्ष के अंदर लगभग 60 लाख विद्यार्थियों की संख्या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बढ़ी है। आज वहां पे ऑपरेशन कायाकल्प का कार्य हो या स्मार्ट क्लास, टॉयलेट और पेयजल की विशुद्ध यानी शुद्ध उपलब्धता, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। और श्रमिकों के बच्चों के लिए भी अटल आवासीय विद्यालय इसी सत्र में प्रारंभ होने जा रहे हैं। एक श्रमिक का बेटा भी अत्याधुनिक शिक्षा अर्जित करेगा। यह अब कल्पना नहीं बल्कि साकार होने जा रहा है। 18 अटल आवासीय विद्यालय रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के लिए। और कोविड कालखंड में जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खोया है, माता पिता को खोया है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के साथ जुड़े हुए बच्चों को भी हम लोग इन विद्यालयों में प्रवेश के साथ जोड़ने जा रहे हैं। लगातार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र हो या उच्च शिक्षा का क्षेत्र, तकनीकी हो या व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक नई संभावनाओं को जन्म दिया है और एक अवसर है जब भारत एक बार फिर से दुनिया के अंदर एजुकेशन हब के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। ये सभी भारत की सदी हो शिक्षा के क्षेत्र में, इस पर कार्य करने के लिए निरंतर नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें तकनीक का उपयोग भी किए जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस से त्रस्त होता था या प्रदेश इस कालखंड में एक सीजन था, जुलाई से लेकर के नवंबर तक हजारों बच्चे इंसेफ्लाइटिस से कालकल्पित होते थे, इसकी चपेट में आते थे और समय कालकल्पित होते थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, गत 6 वर्ष
के अंदर हुए प्रयासों का परिणाम इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चे जो काल कलवित हुए थे, आज उनको बचाने में सफलता प्राप्त हुई। 98% बीमारी को पूरी तरह नियंत्रित करने और मौत के आंकड़ों को कंट्रोल करने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हुई है और तेजी के साथ इस क्षेत्र में जहां कार्य हुआ है, वहीं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से भी हेल्थ टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए लगातार प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत की योजना हो या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, 10 करोड़ परिवारों को 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 15 लाख बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के साथ जोड़ने और 2 करोड़ बेटियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से भी करने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, हमें नए भारत के साथ जुड़ना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का एक संकल्प देशवासियों को दिया है। स्वाभाविक रूप से देश की आबादी का लगभग 5वां भाग उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है। इतनी बड़ी आबादी जिस प्रदेश में निवास करती हो, उस प्रदेश का भी तो कोई दायित्व होगा। उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में इस दायित्व को बखूबी अपने अन्नदाता किसानों के माध्यम से कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य कुल भूमि का देश का 11% भाग उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश देश के अंदर खाद्यान्न आपूर्ति का 20% उत्पादन करने में सफल हुआ है। इसको और बढ़ाने की संभावना उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है, जिस पर निरंतर कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश अगर भारत दुनिया के अंदर सबसे युवा राष्ट्र है, तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा प्रदेश भी है। 56% जनसंख्या हमारे पास ऐसी है जो कामकाजी है। इसके परिश्रम और पुरुषार्थ पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी होगी। इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, उस प्रकार का अवसर से देना होगा और इस दृष्टि उत्तर प्रदेश ने भी तय किया है कि आगामी 5 वर्ष के लिए हम भी अपनी इस व्यापक कार्य योजना को लेकर के चलेंगे। अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना है, तो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करना होगा। और भाइयों बहनों, इसके लिए एक संकल्प, जो संकल्प विगत 6 वर्ष के अंदर देखने को मिला। इन 6 वर्षों में हमने उत्तर प्रदेश की जीडीपी को लगभग दुगना करने में सफलता प्राप्त की। प्रति व्यक्ति आय को लगभग दुगना करने में सफलता प्राप्त की। लोग एक प्रश्न करते हैं, क्या ये संभव होगा? मैंने कहा हां, संभव होगा। हमने 5 वर्ष में दुगना किया और दुगना तब किया जब कोरोना जैसी महामारी हमारे सामने चुनौती दे रही थी, लगातार अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही थी, तब हमने दुगने करने में सफलता प्राप्त कर ली है। तो अगला 5 वर्ष तो हमारे लिए है। इन 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 गुना हम कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए और हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। आज उस संकल्प के साथ हम सबको जुड़ने का एक अवसर आजादी के अमृत काल का यह प्रथम समारोह हमें उपलब्ध करा रहा है और इसका रास्ता जाता है पंचप्रण से। पंचप्रण का वह संकल्प जो आज अभी शपथ के रूप में हम सब ने ग्रहण किया है, जिसका संकल्प आज हर अमृत सरोवर पे हो रहा है, जिसका संकल्प आज हर ग्राम पंचायत में, हर नगर निकाय में, हर जनपद में समारोह पूर्वक लोग ले रहे हैं। कोई सोचता था कोरोना जैसी महामारी के दौरान इतनी बड़ी आबादी का राज्य उभर पाएगा, लेकिन
कोरोना अंततः हमारे संकल्प के सामने पराजित हुआ। आपने देखा होगा दुनिया के बहुत सारे क्षेत्र अभी भी कोरोना से आहत हैं, उभर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम तो शानदार यात्रा के साथ फिर से उठ खड़े हुए हैं, फिर से आगे बढ़ रहे हैं। पता ही नहीं लगता कोरोना कहीं है नहीं। कारण है संकल्प शक्ति जब अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके आगे बढ़ती है तो उसका वास्तविक रूप परिणाम के रूप में देखने को मिलता है। हम सबको भी आज एक बार फिर से इन संकल्पों के साथ जुड़ते हुए कार्य करना होगा और इस अवसर पर मैं आप सभी का आह्वान करूंगा कि आने वाला 25 वर्ष का एक कालखंड हम सबको एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जुड़ने का आह्वान कर रहा है। एक नए भारत के दर्शन के लिए, नए भारत और एक विकसित भारत के का ये मार्ग देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। हम सब इसके साथ जुड़े, जो पंचकर्ण ले है विकसित भारत हम सबका संकल्प होना चाहिए। विरासत का सम्मान हम सबका संकल्प होना चाहिए। गुलामी के अंश से मुक्ति हम सबका संकल्प होना चाहिए। एकता और एकीकरण हम सबका संकल्प होना चाहिए। और इन सब की अंतर्निहित आत्मा है, वह है हर नागरिक का अपना कर्तव्य है। हर नागरिक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेगा। कोई कारण नहीं 2027 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर के दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो जाए। और भाइयों बहनों, इसी के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। हर घर तिरंगा का ये कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों घरों पर तिरंगा अपनी आन बान और शान के साथ लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के गौरव का प्रतीक है तिरंगा। देश के वीर शहीदों को के साथ कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हम सबको प्रदान कर रहा है। हमें नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हुए एक नए भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के साथ जुड़ने का एक आह्वान कर रहा है। आजादी के अमृत काल का एक प्रथम वर्ष हम सबको आगामी 25 वर्ष की इस कार्य योजना के साथ जोड़ता है। जब 2047 में भारत अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हम में से हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति कर पाए और वह गौरव की अनुभूति इस बात को लेकर कर पाए कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तब उस समारोह के साथ हम भी किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे। और उस समय हम उस समय की पीढ़ी को बोल सकेंगे कि संकल्प हमारा था, इस संकल्प की कार्य योजना हम लोगों ने मिलकर के बनाई थी और ये संकल्प आप साकार होते हुए देख रहे हैं। अब आगामी 100 वर्ष की कार्य योजना उस समय की पीढ़ी बनाए और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारत को स्थापित करने के संकल्प के साथ जुड़ेगा। तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं, हजारों वर्षों की भारत की यात्रा आगामी 1000 वर्ष की कार्य योजना के साथ आगे बढ़ पाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने अपने आप को भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की समृद्धि के लिए कर्तव्य के पथ पर अडिग होकर के कार्य करते हुए समर्पित किया, बलिदान दिया, उन सब की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रदेशवासियों का आह्वान करता हूं कि हम लोग अमृत काल के इस प्रथम वर्ष के संकल्प के साथ जुड़ करके एक समृद्ध और सुरक्षित उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से अमृत काल की इस बेला में स्वाधीनता दिवस की इस पावन अवसर पर हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में धूम है। तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से देश में विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की ओर बढ़ रहा है। स्टार्टअप शुरू करने की चाह रखने वाले देवभूमि के युवाओं के लिए 30 नए इंक्यूबेशन सेंटर खोलने की तैयारी की जा रही है। भाइयों बहनों, देवभूमि ऋषि मुनियों की तपस्थली है, इसलिए यहां धर्मांतरण रोकने के लिए हमने इस पर भी सख्त कानून बनाया है। वहीं दूसरी ओर देवभूमि में वर्षों से बना रहे अतिक्रमण, लैंड जिहाद, इसको खत्म करने के लिए भी सख्त एक्शन लिया है। इस अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई में अभी तक देवभूमि में 2765 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जा चुका है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश में होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, जिसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना जैसी हमारी पहल की प्रशंसा करते हुए स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, होम स्टे बनाने में उत्तराखंड देश को दिशा दे सकता है। इस योजना से हमारे प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में रोजगार के अनेकों अवसर सृजित हो रहे हैं। नदियों एवं जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की पहल बड़े स्तर पर की गई है। प्रत्येक जिलों में वर्षा जल संचय के लिए जिले विकसित की जा रही हैं। शीघ्र ही हम राज्य स्प्रिंग एवं रेनफेड रिवर रिजुनिवेशन अथॉरिटी का गठन करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य वर्षा आधारित जल स्रोतों में जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही निरंतर कमी को दूर करना तथा भविष्य में जल स्रोतों को सूखने से बचाना है। विगत 5 वर्षों में प्रदेश में जैविक कृषि के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई है। आज प्रदेश में 5000 से अधिक जैविक क्लस्टर संचालित हैं। हमारी सरकार किसानों को 3 लाख रुपए और महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। जिन किसान भाइयों के पास कृषि उपकरण नहीं है, उनके लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत 80% तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड में 304 करोड़ रुपए से 18,000 पॉली हाउस की स्थापना करने की कार्य योजना भी बना रहे हैं। इससे करीब 1 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही सेब उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए एप्पल मिशन के अंतर्गत 35 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। इसी के साथ साथ कीवी मिशन, दालचीनी मिशन, तिमूर मिशन पर भी कार्य किया जा रहा है। राज्य में एरोमा की भी अत्यधिक संभावना है। इसको लेकर एरोमा बलियां विकसित की जा रही हैं। हाल ही हमने राज्य के पहले एरोमा पार्क का काशीपुर में भूमि पूजन भी किया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया है, जिसके अंतर्गत देवभूमि में श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। हम शीघ्र ही राज्य में एक बृहद मिलेट मिशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। गौवंश की सुरक्षा भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमारी सरकार गौ सदनों की भी स्थापना करने जा रही है। हमने पिछले वर्ष मई माह में 120 मेगावाट की 82 परियोजना कमीशन कर दी है, जो कोविड काल में पूर्ण होने वाली अकेली जल विद्युत परियोजना है। इसके साथ ही ऊपरी यमुना नदी में स्थित ट्यूनी प्लासू परियोजना पीआईबी स्वीकृत हो चुकी है तथा इसका निर्माण अगले 1 वर्ष में शुरू किया जाएगा। हमारे लिए यह भी हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड को विद्युत उपभोक्ताओं की सेवाओं के लिए सर्विस सेक्टर में भारत सरकार की रेटिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं प्रदेश का बेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन का अवार्ड भी केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है। हमारे लिए यह भी हर्ष का विषय है कि 220 केवी रुद्रपुर जाफरपुर ट्रांसमिशन रेल लाइन का पूर्ण रूप से विद्युतीकरण भी किया गया है। इस लाइन के निर्माण से कुमाऊं क्षेत्र में विद्युत से रेलगाड़ियां चल सकेंगी। इसके साथ ही बहुप्रतीक्षित 132 केवी पिथौरागढ़ चंपावत विद्युत लाइन की क्षमता को भी बढ़ाया गया है, जिससे चंपावत जिले के विद्युत उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिलेगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अंत्योदय की भावनाओं के अनुरूप विकास का लाभ अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को मिले, उसके लिए कार्य कर रही है, जिसके लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक परिणामों को केंद्र में रखकर हम नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। 2021 में बाबा केदार की पवित्र भूमि से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने
कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उनका यह दिव्य कथन हमारे लिए एक प्रेरणा है। हमारा यह विकल्प यही संकल्प है कि जब तक आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा हमारे प्रदेश में दिखाए गए विकास को हम चरितार्थ नहीं कर लेते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। इस कार्य में हमें आप सभी का मार्गदर्शन और सहयोग चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमेशा की तरह आपका सहयोग और मार्गदर्शन मुझे और मेरी सरकार को मिलता रहेगा। इस अवसर पर आज कुछ काम जो निकट भविष्य में किए जाएंगे, मैं उन सबको आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि आम जन को वर्ष भर भवन निर्माण सामग्री ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से सीधे घर तक पहुंचाने के लिए एक खनिज प्रसंस्करण पोर्टल बनाया जाएगा, जिससे एक ओर इन खनिजों की कालाबाजारी रुकेगी, वहीं लोगों को भी सस्ते खनिज पदार्थ आसानी से उनके घर तक पहुंचकर मिल पाएंगे। दुर्गम इलाकों में हमारी गर्भवती माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए हम मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा सुरक्षा योजना प्रारंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत विषम परिस्थितियों में गर्भवती माताओं बहनों को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा। इस व्यवस्था को हम 108 एम्बुलेंस सेवा से जोड़ने की योजना भी बना रहे हैं। हमने यह फैसला किया है कि राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए उनके विषयों की पुस्तक हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों में निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। यह भी फैसला लिया है कि अग्निवीर योजना के विरोध प्रदर्शन में शामिल हमारे उन सभी युवाओं पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल व कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। राज्य के प्रमुख चौराहों और सड़कों का नामकरण राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों, साहित्यकारों और महान विभूतियों के नाम पर किया जाएगा। राज्य में एकल निराश्रित परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान पर ही रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करने एवं उनकी आर्थिकी स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना प्रारंभ की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों के नगरों को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पर्वतीय नगर विकास योजना के अंतर्गत दोनों मंडलों में एक एक स्थान को शहर के रूप में मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए हम उचित शिक्षा एवं संतुलित पोषण सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल स्कूल और मोबाइल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या में भी वृद्धि करेंगे। हमारा विकास नगर क्षेत्र में मां यमुना के किनारे स्थित प्राचीन नगर हरिपुर को उसको ऐतिहासिक और पौराणिक स्वरूप दिलाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी। प्रदेश में जनजाति संस्कृति के संवर्धन हेतु शीघ्र ही राष्ट्रीय जनजाति सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। सीमांत गांव के जनजाति इलाकों में एकलव्य स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। हमने यह भी फैसला लिया है कि एक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए प्रतियोगियों के कारण रिक्त हुए पदों पर प्रतीक्षा सूची के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यह प्रतीक्षा सूची एक निश्चित समयावधि तक मान्य होगी तथा प्रभावी रहेगी, क्योंकि पिछले दिनों जब से नकल अध्यादेश लागू हुआ है, हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, छात्राएं, हमारे भाई बहन हैं जो एक परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं। वो एक परीक्षा के साथ साथ तीन परीक्षाओं में एक साथ जो है उत्तीर्ण हो रहे हैं। 3 परीक्षाओं में एक साथ आने के कारण से दूसरे लोगों के लिए क्योंकि वो स्थान भर जा रहा है, इसलिए ऐसी व्यवस्था हमने किसके लिए की है। प्रदेश में कुटीर उद्योगों तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए तथा इनके उत्पादों की बिक्री हेतु यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। जल्दी ही इन सभी जो करनी हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए, उत्तराखंड की जन के लिए जो जरूरी है, इन सभी को धरातल पर उतारा जाएगा। मैं अंत में एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि शरीर का रोम रोम रक्त में उबाल भरे, शरीर का रोम रोम रक्त में उबाल भरे, राष्ट्र पर समर्पण के लिए तन मन तैयार रहे, निराशाओं का नाश
आओ मिलकर करें, निराशाओं का नाश आओ मिलकर करें। आजाद हवाओं में हमेशा झंडा ऊंचा हमारा रहे, झंडा ऊंचा हमारा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद महोदय। मुख्यमंत्री धामी जो कि प्रदेश को संबोधित कर रहे थे स्वतंत्रता दिवस के दिन, उन्होंने वहां ध्वजारोहण किया और इसके साथ ही प्रदेश को संबोधित किया और बताया कि किस तरीके से उत्तराखंड के विकास के लिए काम हो रहा है, क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड में अभी फिलहाल की स्थिति देखें तो जाहिर तौर पर बारिश की वजह से लगातार दिक्कतों का सामना उत्तराखंड वासियों को करना पड़ रहा है और इस तरह की आपातकालीन स्थिति में काफी दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि क्या तैयारियां चल रही हैं, लोगों की मदद किस तरीके से की जा रही है, केंद्र सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है। तो आजादी के दिन सभी नेताओं की तरफ से